हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे गेट ऑफ अ मिस्टिकल रेल्म का एपिसोड 2। अब तक हमने शेमू के बचपन का सीन देखा था, जिसके अंदर उसके अडॉप्टेड अंकल एंड आंटी को किसी ने बेरहमी से मार दिया था। अब उसका ख्याल उसकी सौतेली माँ रख रही होती है एंड वो अपनी बीमारी से बचने के लिए मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। अब आगे तो आज का एपिसोड शुरू होता है एक जंगल के सीन के साथ, जिसके अंदर एक जंगली सुअर जान बचाते हुए भाग रहा होता है और उसका शिकार कोई शिकारी कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो शिमो ही होता है, जो कि अब एक मार्शल आर्ट डिसिपल बन गया होता है और बॉडी टेम्परिंग के लेवल 11 पर होता है। शिमो एक पावरफुल सोर्ड स्लैश से उस जंगली सुअर का काम तमाम करता है। वो उसे अपने कंधे पर रखकर घर ले जा रहा होता है। भी उस जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाया जाता है। इस गड्ढे का राज हमें इस एपिसोड के अंत तक मालूम हो जाएगा। जब वो घर जा ही रहा होता है कि तभी उसका वो पर्ल जो उसे समुद्र से मिला था वो ग्लो करना शुरू होता है, जिस पर वो कहता है कि जब भी एक ग्लो करता है तो आसपास कोई खतरा जरूर मौजूद होता है। लगता है आसपास कोई बहुत ही खतरनाक बीस्ट होगा। जब वो आसपास देखता है तो वहाँ पर उसे एक पुराना सा मंदिर दिखता है, जिसमें कुछ आग जल रही होती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान सी लड़की बैठी होती है, जिनके पास कोई भी हथियार नहीं होता और ना ही वो किसी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। वो तो बिल्कुल साधारण से लोग थे। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर जाने ही लगता है कि तभी वो अनजाने से एक ट्रैप को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड से उन्हें रोकता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर एक एरो शूट करता है। वो उसे ब्लॉक कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लड़की उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है, जिसे देखकर शिमो थोड़ा सा शांत होता है। उसका बाप उसे लेकर झुक जाता है। शिमो उन्हें तलवार दिखाते हुए पूछता है कि तुम लोग कौन हो और इस तरह से जाल क्यों बिछा रखे हो, तुम लोगों को मारना चाहते हो। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मास्टर, मुझे समझाने का मौका दीजिए। ये कहते हुए वो उसे बताता है कि हम तो यहाँ से सिटी की तरफ जा रहे थे तो कुछ राहत के लिए इस टेंपल में आ गए थे, बट हमने सुना कि आसपास किसी खतरनाक बीस्ट की आवाज गूंज रही थी, तो इसीलिए हमने उस बीस्ट से बचने के लिए एक जाल बिछा रखे थे, जिसे आपने आकर एक्टिवेट किया। जब आपने इस तरह से तलवार चलाई तो हमें लगा कि हम खतरे में हैं, इसीलिए मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए आपके ऊपर हमला किया था। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, हम तो मामूली से इंसान हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए और हमारी हालत को समझिए। उसके इन बातों को सुनकर शिमो भी उनकी एनर्जीज को चेक करता है, बट उनके पास से कोई भी मार्शल आर्ट की एनर्जी नहीं महसूस होती, बट वो इनसे थोड़ा चौकन्ना रहता है। शिमो उस जंगली सुअर को जिसका उसने शिकार किया था उसे भूनना शुरू करता है, जिसकी स्मेल से वो लड़की जिसका नाम जोंगजू होता है वो उसके तरफ देख रही होती है। जब इन दोनों की नजरें मिलती है तो वो दूसरी तरफ देखती है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं जोंगमिंग हूँ, आपके जैसा एक नौजवान और होनहार लड़का इन जंगलों में इतनी देर क्या कर रहा है। जिस पर शिमो कहता है कि मेरे पास कुछ खाली वक्त था तो इसीलिए मैं शिकार के लिए आया था। ये कहते हुए वो अपने हाथ पर लगे ब्लैक आर्मर को निकालना शुरू करता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये तो ब्लैक आर्मर है जो बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यूज होता है। क्या आप मार्शल आर्ट कल्टीवेटर हैं? आपके अटैक्स तो बहुत ही पावरफुल और कंट्रोल्ड लग रहे थे। क्या आप भी उन लोगों में से हो जिनके ऊपर देवताओं ने कुछ ब्लेसिंग्स की है और जो ही अनोखे खून की पावर के साथ पैदा हुए होते हैं। जिस पर शिमो कहता है कि आप तो मेरी बेकार में तारीफ कर रहे हैं, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, दूसरों से थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर हूँ। वो मांस को पका रहा होता है और उन्हें भी खाने के लिए
बुलाता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं नहीं, हमने अभी अभी खाया है और हमें भूख भी नहीं है। तभी उस लड़की जोंगजाओ के पेट से आवाजें आना शुरू होती हैं, जिसे देखकर बूढ़ा भी थोड़ा शर्माता है। वो बूढ़ा आदमी खाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम जोमिंग है और ये मेरी बेटी जोंगजाओ है। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? भी ठंडी हवाएं चलना शुरू होती हैं, जिस पर वो दोनों ठंड से अकड़ रहे होते हैं। शिमो उन्हें अपने पास की रखी हुई वाइन देते हुए कहता है कि इसे पी लो, तुम्हें थोड़ा गर्मी महसूस होगी। बूढ़ा तो उसे लेकर उसका शुक्रिया अदा करता है, बट वो लड़की जोंगजाओ उसे मना करते हुए कहती है कि मैं वाइन नहीं पीती, जिस पर शिमो आग के अंदर लकड़ी डालते हुए आग को बढ़ाता है। वो शिमो से पूछता है कि आप तो यहाँ के लोकल मालूम हो रहे हो, क्या आप सिटी के रहने वाले हो? क्या तुम्हें पता है कि फांगशंग सिटी यहाँ से कितनी दूर है? जिस पर वो कहता है कि कुछ ज्यादा नहीं, बट इन पहाड़ों के नीचे ही वो सिटी मौजूद है। वो और कहता है कि मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। सुनने में आया है कि फांगशंग सिटी के अंदर 3 बड़े क्लैंस हैं और हर एक क्लैन के पास कुछ अलग अलग सी ताकतें मौजूद हैं। आपके इन पावरफुल ताकत को देखकर भी मुझे लगता है कि आप भी उनमें से किसी एक क्लैन के लगते हो। जिस पर शिमो कहता है कि अंकल, आप मेरी बहुत बड़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहे हो। मैं तो एक देहात का रहने वाला लड़का हूँ जो अपने आप ही कुछ मूव्स को मास्टर किया है। आप मेरी तुलना उन क्लैंस के स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर सकते। अंकल जोंग उसे वो फैमिली के बारे में पूछते हुए कहता है कि सुनने में आया है कि वो फैमिली के मौजूदा क्लैन लीडर बहुत ही कमजोर है, जो कि अपने एंसेस्टर्स के स्वर्ड स्किल को 30% से भी ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है। वो फिर भी इतना पावरफुल कैसे है? जिस पर शिमो उसे बताता है कि वो फैमिली बहुत पीढ़ियों से इस सिटी के अंदर रह रहा है और उसके बहुत सारे पावरफुल दोस्त भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनसे कोई भी भिड़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता। जिस पर वो अंकल कहता है कि उसका बड़ा बेटा वो हुआ तो तुम्हारी एज के आसपास ही है, क्या तुम उसे जानते हो? उसके इन बातों को सुनकर शिमो के भौहें सिकुड़ जाती हैं। इसका क्या रीजन है हमें अगले एपिसोड्स में मालूम हो जाएगा। जब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उस मंदिर के बाहर एक डरावना सा मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाजें आ जाती हैं, जिसे सुनकर वो लड़की जोंगजाओ तो घबरा जाती है। शिमो उन्हें बताता है कि इन जंगलों में फैंगशंग्स के बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं और वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हैं। लगता है इनमें से किसी एक जाल के अंदर कोई मॉन्स्टर चपड़ कर चिल्ला रहा होगा। जिस पर वो अंकल कहता है कि हमने भी रास्ते में आते वक्त कुछ बीस्ट के बड़े से पैरों के निशानों को देखा था। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ मामूली बीस्ट होंगे, इसीलिए हमने ट्रैप्स को बिछाया था। तभी शिमो को वो बड़े से गड्ढे का राज मालूम होता है, जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द एपिसोड हमें दिखाया गया था। इस पर अंकल उसे बताते हुए कहता है कि अक्सर जंगली जानवरों के पैरों के निशान अलग होते हैं, बट हमने जिन पैरों के निशानों को देखा था वो तो बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहे थे, जो कि बड़े से बड़े व्हील के साइज में थे और बहुत ही आसपास पेड़ों पर 5 उंगलियों के निशान भी थे। तभी बिजलियां गरजना शुरू होती हैं और उस मॉन्स्टर के घुर्राने की आवाज और करीब आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही घबरा रही होती है, जिसे उसका बाप दिलासा दे रहा होता है। शिमो का पर्ल बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होता है, जिस पर वो सोचता है कि लगता है खतरा बहुत करीब है। तभी वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर इनके पास आ जाता है, जिसे देखकर शिमो कहता है कि ये तो कोई भी एंगल से एक जानवर की तरह नहीं लग रहा। वो उन दोनों को छुपने का कहते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वो अपने तलवार के थर्ड अटैक व्हर्लविंड स्लैश को उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है। इससे वो मॉन्स्टर जमीन पर गिरता है, बट उसे कुछ ज्यादा असर नहीं होता, जिसे देखकर शिमो भी चौंक जाता है कि इस अटैक का इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। शिमो उन दोनों से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, इस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं है।
जिसकी बातों को सुनकर वो दोनों भाग रहे होते हैं कि तभी मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करता है। जब वो मॉन्स्टर उनके पास जा ही हो रहा होता है कि तभी शिमो उसके ऊपर वहां पर रखे एक फर्नेस से अटैक करता है, जिससे वो गुस्से में आकर अपना सोनिक अटैक उन दोनों के ऊपर करता है, जिससे उन दोनों के कानों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वो उनके ऊपर अटैक करता है, बट उसका अटैक जाकर एक पिलर पर लगता है, जिससे वो उसका हाथ उस पिलर के आर पार होता है, जिसे देखकर वो लड़की तो बहुत घबरा रही होती है। तभी शिमो अपनी तलवार की 4th टेक्निक क्लाउड रेंडिंग गेल को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। तभी उस मास्टर का बाल भी बाका नहीं होता। वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर एक पावरफुल पंच अटैक शिमो के ऊपर करता है, जिससे शिमो के मुंह से खून निकलना शुरू होता है। जब वो लड़की उसका नाम ले ही रही होती है कि उसका पिता उसके ऊपर हाथ रखकर उसे आवाज न करने का सलाह देता है और वो अपने हथियार को लोड कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर शिमो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो शिमो भी अपनी तलवार निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, बट वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो शिमो को उस खंभे के ऊपर फेंकता है और उसे पकड़कर हवा में लटकाता है। शिमो की हालत बहुत ही खराब हो रही होती है। तभी वो अंकल उसे अपने एरो से उसके गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ही पेन में होता है। टिमो को अब उसका वीक पॉइंट कहाँ है ये मालूम हो जाता है। इससे वो मॉन्स्टर बहुत ही गुस्से में आता है। वो अंकल के तरफ देखकर घुर्राना शुरू करता है। तभी अंकल अपने और नीडल्स को ढूंढता है, बट उसके नीडल्स खत्म हो गए होते हैं। वो अपने वेपन को बदलाते हुए एक गन के फॉर्म में ले आता है। जब वो मॉन्स्टर अंकल के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है कि तभी शिमो अपनी एनर्जी को रिगेन कर उस मॉन्स्टर के गले के ऊपर अटैक करने चला जाता है। तो वो मॉन्स्टर उस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है और शिमो को दूर फेंकता है। इस मौके का फायदा उठाकर अंकल अपने गन को लोड कर लेते हैं। अंकल उसके ऊपर अपनी गोलियां दागना शुरू करते हैं, जिससे सारी आग और धुआं निकलती है, बट बहुत सारे गोलियों के बावजूद भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं होता। अंकल गोलियों के दागने की बैकलैश की वजह से गिर जाते हैं। उसकी हालत देखकर उसकी बेटी उसके पास भागी दौड़ी चली आती है। शिमो भी अपनी एनर्जी को रिगेन कर अपनी 5th टेक्निक ब्लेड ऑफ विंड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के पीठ के ऊपर एक कट कर देता है, जिस पर वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। वो बेटी आकर उसके पिता को संभालते हुए उठाती है। शिमो ने कहता है कि ये क्रिएचर बहुत ही अजीब है, हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। जब वो जा रहे होते हैं कि अंकल उसकी बेटी को बता रहा होता है कि हमें सिटी को जाने के बाद जब ये कह भी रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर पीछे से आकर अंकल को मार देता है। वो अंकल शिमो को बताता है कि जल्द से जल्द इसके सर को इसके बॉडी से अलग कर दो। टिमो अपने 6th सोर्ड स्किल आर्मर ब्रेक को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के सर को उसके बॉडी से अलग करता है। वो मॉन्स्टर उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, बट अंकल उसके हाथ को पकड़े रखे होते हैं। जब वो मॉन्स्टर मर जाता है तो उसके पास से एक टोकन गिरकर शिमो के पास आ गिरता है। वो उसे लेकर कुछ सोच रहा होता है। इस टोकन की क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें अगले एपिसोड में मालूम हो जाएगी। लड़की अपने पिता की हालत को देखकर बहुत ही रो रही होती है। शिमो उसे कहता है कि आप तो बहुत ही जख्मी हो गए हो, आप थोड़ी देर ही रुकिए, मैं जाकर कुछ डॉक्टर को बुला लाता हूँ। जिस पर वो अंकल कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो उसे रोक लेता है। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे बचने की कोई भी चांसेस नहीं है। वो शिमो को बताते हुए कहता है कि मुझे तो बस एक ही चिंता सता रही है कि कहीं मेरे मरने के बाद वो फैमिली में जो मेरे बेटी के शादी की बात की थी, कहीं वो उससे घर न जाए और इसके साथ कुछ गलत बर्ताव न करे। उनकी इन बातों को सुनकर शिमो से पूछता है तो क्या आप वुफेंग सिटी को वो फैमिली के
साथ रिश्ते कायम करने के लिए जा रहे थे। वो उन्हें बताता है कि सुनने में आया है कि वो फैमिली बहुत ही अच्छे और दिलदार लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने वादे को इसी तरह तोड़ देंगे। जिस पर वो अंकल कहता है कि लड़के, तुम्हें उनकी सच्चाई मालूम नहीं है। अगर उन्हें मालूम हुआ कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ तो वो मेरी लड़की को जब वो ये कह ही रहा होता है तो उसके मुंह से और खून निकलना शुरू होता है। वो अपनी बात को कंप्लीट नहीं करता। वो शिमू से कहता है कि मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है। जिस पर शिमू से कहता है कि बताइए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी वो अपने पास से जोंग्स मैकेनिस्ट किताब को निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि ये हमारे जोंग फैमिली के बहुत ही बड़ा खजाना है। मैं ये तुम्हें मेरी बेटी के जहेज के तौर पर दे रहा हूँ। प्लीज मेरी बेटी यू का मेरे बाद ख्याल रखना। जिस पर शिमू उसे कहता है कि नहीं, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे ये जहेज कैसे ले सकता हूँ। जिस पर वो अंकल कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बेटी के अंदर कुछ खामियां नजर आती हैं? क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती? वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं कह रहा, वो तो बहुत ही अच्छी है। जिस पर वो अंकल कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये शादी के लिए हाँ समझता हूँ। ये कहते ही उसकी सांसें निकल जाती हैं और वो मर जाता है। दूसरे दिन वो उस अंकल जोंग के दफन कर सिटी के लिए रवाना होना शुरू करते हैं। शिमो उस लड़की जोंगजी से कहता है कि तुम्हारे पिता ने अपनी जान को कुर्बान कर मेरी जान को बचाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि आज के बाद तुम्हारा मैं ख्याल रखूं। वो उसे अपनी इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि मैं एक लेडी जन जो कि जी फैमिली के हैं, उनका गोद लिया हुआ बेटा हूँ। मेरा घर सिटी के बाहर है और सिटी के अंदर मेरे कुछ दुकान हैं। अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। ये कहते हुए वो उस सीक्रेट टेक्निक्स को उसे लौटाने की कोशिश करता है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मेरे पिता मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि एक खजाना तुम्हारे पास चला जाए। मैं उनकी इस आखिरी उम्मीद को ऐसे ही टूटने नहीं दूंगी। इस पर शिमू से कहता है कि बट ये तो तुम्हारे फैमिली का बहुत ही बड़ा खजाना है, मैं ऐसे ही कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? हम तो एक दूसरे को जानते तक भी नहीं। फिर भी वो लड़की उसे ना में जवाब देती है। शिमू से बताता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए इसे संभाल कर रखता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो मुझे आकर बता देना, मैं ये तुम्हें वापस लौटा दूंगा। वो उस लड़की को पूछता है कि तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। जिस पर वो कहती है कि जिस तरह मेरे बाबा ने बताया था कि मुझे जाकर वो फैमिली से अपने रिश्ते कायम करना है। अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया तो तभी कुछ दूसरा प्लान बनाऊंगी। जब वो बातें कर ही रही होते हैं कि तभी वहाँ उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। जिस पर शिमू उसे बताता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चलो आओ, मैं तुम्हें वो फैमिलीज के घर पहुँचा देता हूँ। जब वो फैमिली के घर पहुँच जाते हैं तो इनके आने की खबर को सुनकर पूरे वो फैमिली के अंदर खुसर पुसर मच जाती है। तभी वहाँ पर वो फैमिली का हेड उतोंग आ जाता है। वो यू को पहचानते हुए कहता है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम तो अब बहुत ही बड़ी और खूबसूरत सी लड़की बन चुकी हो। तुम्हारे पिता कहीं नहीं दिख रहे, ये कौन है? जिस पर जोंगजी उसे बताते हुए कहती है कि जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक मॉन्स्टर ने मेरे पिता की हत्या कर दी और ये लड़का शिमू है जिसने हमें बचाया था और इसी ने मुझे यहाँ तक सेफ पहुँचाया है। उसके इन बातों को सुनकर वो भी उसे दिलासा देते हुए कहता है कि नसीब के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो शिमू को देखते हुए कहता है कि आप तो कुछ जाने पहचाने से मालूम हो रहे हो, क्या तुम लेडी जिनजेंग के बेटे हो? जिस पर वो उसे ग्रीटिंग्स करते हुए हाँ में जवाब देता है। जिस पर वो उतोंग कहता है कि तुम तो बहुत ही संस्कारी बच्चे हो। मेरे भतीजी को मेरे घर तक पहुंचाने का तोहफा तैयार कर मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। जिस पर शिमू से कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मुझे कुछ और भी काम है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। कहते हुए वो
जोंगजुई को देखकर कहता है कि अपना ख्याल रखना, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से चला जाता है तो तभी वो फैमिली के हेड वुतोंग की बाहें सिकुड़ जाती हैं और उसका चेहरा बदल जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे क्या वो फैमिली अपने प्रॉमिस को कायम रखेगी या कुछ और होगा। तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।